गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जगदीश नेहरा आप सबका वीपीसी प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जेएनयू मोस्ट वेलकम, आप सबका हार्दिक इस्तकबाल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, जैसे कि इस डायग्राम से आपको पता चल रहा है, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अक्षांश रेखाओं के बारे में। अक्षांश होता क्या है, अक्षांश वृत्त क्या होते हैं, अक्षांश को इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड। अक्षांश का एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा रोल है। जो ज्योग्राफी यानी कि भूगोल हम पढ़ते हैं, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ें, चाहे इंडियन ज्योग्राफी पढ़ें या हरियाणा की ज्योग्राफी पढ़ें, उन सब के अंदर अक्षांश और देशांतर से क्वेश्चन रहते हैं। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे अगर आपसे ऐसे पूछ लेता है, इनमें से वो कौन सा अक्षांश है जहाँ पर वार्षिक तापांतर में न्यूनतम अंतर होता है, ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसा देश है जहाँ से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती। इनमें से कौन सी रिवर है जो भूमध्य रेखा को 2 बार कट करती है। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा कौन से देश से नहीं गुजरती। ऐसे तमाम क्वेश्चन एसएससी, यूपीएससी, पीसीएस, रेलवे या एचएसएससी में पूछे जाते हैं। हमने हरियाणा की ज्योग्राफी पढ़नी है और वो ज्योग्राफी पढ़ने से पहले हमें अक्षांश और देशांतर को जानना ही होगा। तो देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि अक्षांश होता क्या है। देखिए, ये अर्थ का डायग्राम है। हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी कह लीजिए, ये गोल नहीं है, स्फीयर की तरह नहीं है, क्योंकि ये पोल के ऊपर थोड़ी सी चपटी है, फ्लैट है, ठीक है। जियोड कह लीजिए, ठीक है, इसका आकार अंडाकार कह लीजिए। तो हम पढ़ते हैं अक्षांश के बारे में। जैसे फिर भी मैं आपको समझाने के लिए अर्थ को गोल बना लेता हूँ। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ कह लीजिए, ये हमारी पृथ्वी का सेंटर है और पृथ्वी के सेंटर के बीचों बीच एक लाइन गुजरती है। अगर हम पूरी पृथ्वी को गोला मानकर चलें, पूरी पृथ्वी को एक स्फीयर माने, तो ये वो लाइन है जो पृथ्वी के बीचों बीच गुजरती है। पृथ्वी को हम भू भी कहते हैं, ठीक है। इसलिए ये पृथ्वी के बीचों बीच गुजर रही है, इस लाइन को नाम दे दिया भूमध्य रेखा। अब देखिए, एक बात सुनिए, भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 समान गोलार्धों में बांट देती है। अगर पृथ्वी को एक गोला माने तो ये भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांट देती है। भूमध्य रेखा की उत्तर की तरफ है, इसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और भूमध्य रेखा के दक्षिण में क्या है, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, साउदर्न हेमिस्फीयर। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए आपसे पूछेगा हरियाणा कौन से गोलार्ध में है, भारत कौन से गोलार्ध में है, एशिया कौन से गोलार्ध में है, अफ्रीका कौन से गोलार्ध में स्थित है, ऐसी बातें आपसे पूछेगा। तो भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। किस किस में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध। अब जानते हैं अक्षांश होता क्या है। देखिए, यहाँ मैंने लिखा है 66.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 0 डिग्री, यानी कि जो अक्षांश होता है, जैसे मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। आप सबने किताबों के अंदर, एग्जाम के अंदर इसको पढ़ा होगा। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम बोलते हैं कर्क रेखा। अब एक बात सुनिए, ये अक्षांश होता क्या है। देखिए, अक्षांश के साथ ये डिग्री लगा है और डिग्री किसके लिए यूज होता है, एंगल के लिए। डिग्री किसके लिए यूज होता है, एंगल के लिए। और एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोण। यानी कि अक्षांश क्या होता है, एक एंगल होता है। अक्षांश क्या होता है, एक एंगल या कोण होता है। अब कोण बनाने के लिए कोई ना कोई बेसिक लाइन होनी चाहिए। तो देखिए, अक्षांश क्या होता है, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में, पृथ्वी के धरातल पर, जो अर्थ है इसके धरातल पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में पृथ्वी के केंद्र से किसी भी स्थान की कोणात्मक दूरी। उत्तर या दक्षिण गोलार्ध में पृथ्वी के केंद्र से किसी भी स्थान की कोणात्मक दूरी को हम अक्षांश कहते हैं। यानी कि अक्षांश एक कोण होता है जो किस रेखा के साथ बना होता है, भूमध्य रेखा के साथ। ये या तो उत्तर में बनेगा या दक्षिण में बनेगा। जैसे एग्जाम्पल से लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कोई स्थान है, ऐसे यहाँ पर कोई स्थान है और इस स्थान की पृथ्वी के केंद्र से कोणात्मक दूरी, ये कोण बना रहा है कितना, 10 डिग्री का। अब ये उत्तरी गोलार्ध में है तो इसको बोलेंगे 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश।
यानी कि अक्षांश को इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड्स। ग्लोब के ऊपर जो रेखाएं लेटी हुई होती है तभी इसका नाम क्या पड़ा, लैटिट्यूड। जो इस तरह की रेखाएं होती हैं उनको हम अक्षांश बोल देते हैं। लेकिन पहले जानिए अक्षांश का एक कोण है जो किसके साथ बना होता है, भूमध्य रेखा इक्वेटर के साथ। कहाँ बनेगा, या तो उत्तर में बनेगा या दक्षिण में। देखिए मैंने 10 डिग्री का एंगल बना दिया, इस तरफ भी बना सकता हूँ पृथ्वी के केंद्र से, ये भी 10 डिग्री का है, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब दोनों समान अक्षांशों को ऐसे मिला दिया तो ये क्या बन गया, एक रेखा बन गई। इस तरह से हम बहुत सारे एंगल बना सकते हैं, कोण बना सकते हैं। जैसे कोण बना दिया मैंने 30 डिग्री का, 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश। इसी तरह से मैंने यहाँ बना दिया 30 डिग्री का, 30 डिग्री का, इनको आपस में ऐसे मिला दिया। फिर ऐसे 60 का बना दिया, इस तरफ भी 60 का बना दिया, इनको आपस में ऐसे मिला दिया। तो इस तरह से कोण बनाए जा सकते हैं। सेम भूमध्य रेखा के दक्षिण में पृथ्वी के केंद्र से ऐसे कोण बनाए जा सकते हैं। जैसे 10 डिग्री का बना दिया दक्षिण में, इसलिए इसको बोलते हैं 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इसी तरह से यहाँ बना दिया 10 डिग्री का और इन दोनों को आपस में ऐसे मिला दिया। सेम ऐसे एंगल बनाए जा सकते हैं। 30 डिग्री का बना दिया पृथ्वी केंद्र के साथ। और याद रखिए अक्षांश हमेशा किसके साथ बना होता है, भूमध्य रेखा के साथ बना होता है। भूमध्य रेखा के साथ या इक्वेटर के साथ या विषुवत रेखा के साथ उत्तर और दक्षिण दिशा में, उत्तर या दक्षिण दिशा में बना कोण अक्षांश कहलाता है, लैटिट्यूड कहलाता है। तो सारे के सारे कोण इस रेखा के साथ बने होते हैं, इसलिए बीच वाली रेखा को, भूमध्य रेखा को हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश। तो देखिए ऐसे बहुत सारे कोण बनाए जा सकते हैं। दक्षिण में भी ऐसे कह लीजिए, ये 60 का बना दिया मैंने, इस तरह से बना दिया। फिर इनको ऐसे आपस में मिला दिया, समान अक्षांशों को आपस में मिला दिया, तो क्या बन जाती हैं, रेखाएं बन जाती हैं। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश कितने हैं। देखो सबसे पहले मैं उत्तर की बात करता हूँ। भूमध्य रेखा के साथ अधिकतम कोण बनाया जा सकता है 90 डिग्री का। देखो इस तरफ 90 डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का इस तरफ, यानी कि उत्तर की तरफ, भूमध्य रेखा के उत्तर में कितने अक्षांश हो सकते हैं, 90 अक्षांश हो सकते हैं, 90 कोण बन सकते हैं। इसी तरह से दक्षिण में अधिकतम एंगल कितने का बन सकता है, मैक्सिमम एंगल भूमध्य रेखा के साथ 90 डिग्री का बन सकता है। तो देखिए 90 अक्षांश तो कहाँ होते हैं, उत्तर में। भूमध्य रेखा के उत्तर में कितने अक्षांश स्थित हैं, 90 कोण बन सकते हैं। और 90 अक्षांश कहाँ पर हैं, दक्षिण में। कुल मिलाकर अक्षांश कितने बन गए, 180। लेकिन भूमध्य रेखा भी एक अक्षांश है, और कितना अक्षांश है, 0 डिग्री। यानी कि कुल अक्षांश कितने हो जाएंगे, 90 उत्तर में, 90 दक्षिण में और एक 0 डिग्री, यानी कुल मिलाकर कितने हो गए, 181। जो 0 डिग्री है ये किसका अक्षांश है, भूमध्य रेखा का। एक ये भी माना जाएगा, 90 और 91 और 90 181 कह लीजिए। तो कुल अक्षांश कितने पृथ्वी पर, 181 है। तो अक्षांश एक कोण है जो विषुवत रेखा के साथ उत्तर या दक्षिण में बना होता है। खास बात यह है कि अक्षांश के साथ हमेशा या तो उत्तर आएगा या दक्षिण आएगा, अक्षांश के साथ कभी भी पूर्व या पश्चिम नहीं आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर इन अक्षांशों को हम आपस में मिलाएं तो क्या बन जाती हैं, रेखाएं बन जाती हैं। अक्षांश को अगर हम समान अक्षांशों को आपस में मिला दें तो क्या बन जाती हैं, रेखाएं बन जाती हैं। तो देखिए जैसे पृथ्वी है 0 डिग्री अक्षांश जिसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, इसके साथ हमने कोण बनाए। जैसे मैंने कोण बनाया, मैं ऊपर बना रहा हूं, जैसे मैंने कोण बना दिया 23.5 डिग्री का। आप सब परिचित हो इससे, 23.5 डिग्री का कोण बना दिया। इस तरफ भी बना दिया मैंने 23.5 डिग्री का, और दोनों कोण को आपस में मिला दिया। ये दो अक्षांश हैं, इन दोनों को मैंने आपस में मिला दिया तो एक रेखा बन गई। और देखो ये उत्तर की तरफ है, इसलिए इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ लैटिट्यूड।
और इसको नाम दे दिया कर्क रेखा। इसी तरह से मैंने एक और कोण बना दिया, ऐसे 66.5 डिग्री का बना दिया, इस तरफ भी बना दिया 66.5 डिग्री का, और इन दोनों को आपस में मिला दिया। इसको नाम दे दिया आर्कटिक रेखा, क्योंकि ये आर्कटिक महासागर से गुजरती है। और ये कोण कितना है? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसी तरह से मैं दक्षिण में बहुत सारे कोण बना सकता हूँ। दक्षिण में बना दिया 23.5 डिग्री का, इधर भी बना दिया 23.5 डिग्री का, और इन दोनों को आपस में मिला दिया। इसको नाम दे दिया मकर रेखा, और इसका कोण कितना है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यानी कि साउथ लैटिट्यूड। इसी तरह से एक कोण और बना दिया मैंने 66.5 डिग्री का दक्षिण में, और इसको नाम दे दिया अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। अब एक बात देखिए, समान अक्षांशों को मिलाने से रेखाएं बन जाती हैं, जिनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। अब ये कितनी रेखाएं हो सकती हैं? देखो इस तरह से, जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यहाँ जाकर कितना बन जाएगा? 90। और मैं इन सभी को ऐसे आपस में मिला दूंगा, ऐसे ऐसे करके कह लीजिए। सेम इसी तरह से साउथ की तरफ 1 डिग्री का एंगल बनाया भूमध्य रेखा के साथ, क्योंकि अक्षांश भूमध्य रेखा के साथ बना होता है। इस तरह से कोण बनाए ऐसे, और इनको आपस में ऐसे मिला दिया। समान अक्षांशों को मिलाने से जो रेखाएं बनती हैं उन्हें बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। ये रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं, वास्तव में पृथ्वी पर नहीं खींची गई। सिर्फ किसी स्थान की स्थिति का पता लगाने के लिए, शहर देश की स्थिति का पता लगाने के लिए अक्षांश रेखाओं को ड्रा किया गया है। किसके ऊपर? ग्लोब और मानचित्र के ऊपर। अब एक बात देखिए, समान अक्षांशों को मिलाने से अक्षांश रेखाएं बनती हैं। अक्षांश रेखाओं की खास बात क्या होती है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, और सारी की सारी रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, सूर्य के चारों ओर कह लीजिए। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? हमने जाना कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश कितने हैं। पृथ्वी पर कुल अक्षांश तो हमने पढ़ा था 181, 90 उत्तर में, 90 दक्षिण में, और एक 0 डिग्री। 181 कैसे बना? 90 उत्तर में, 90 दक्षिण में, और एक क्या है? 0 डिग्री। तो कुल मिलाकर कितने अक्षांश हुए थे? 181। समान अक्षांशों को मिला दिया तो क्या बन गई? अक्षांश रेखाएं। तो अक्षांश रेखाएं कितनी है? अक्षांश रेखाएं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ध्यान देना आपने, देखिए समान अक्षांशों को मिलाता जाऊंगा मैं तो क्या बनती जाएगी? अक्षांश रेखाएं, जो क्या होती है? हमेशा समानांतर होती है, यानी कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा एक समान रहती है, कभी घटती बढ़ती नहीं है। ठीक है, वो मैं अभी बताऊंगा कितनी होती है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य एक बात है कि जो 90 डिग्री है, जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये रेखा नहीं बनेगी यहाँ पर, ये सिर्फ क्या है? एक बिंदु है। और इसी तरह से 90 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है, ये रेखा नहीं बनेगी, ये भी क्या है? एक बिंदु है। तो कुल 181 अक्षांशों में से दो रेखाएं नहीं बन सकती, ये सिर्फ बिंदु है। एक तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, एक 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो 181 में से मैं दो घटा दूंगा। दो कौन कौन से घटाए हैं? एक तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और एक कौन सा? 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये बिंदु है सिर्फ। तो 181 में से दो गए तो बच गया क्या? 179। तो कुल अक्षांश कितने हैं? 181। अक्षांश का मतलब सिर्फ कोण, और समान अक्षांशों को मिलाने से क्या बनती है? रेखाएं। इनको हम अक्षांश रेखाएं भी बोल देते हैं। जैसे ये ड्रा कर रखी है मैंने, कर्क रेखा, आर्कटिक रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। अब ये बनी कैसी है? ये तो 0 डिग्री का एंगल है। भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीचों बीच गुजरती है, पृथ्वी के सेंटर से गुजरती है, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है। 23.5 डिग्री का कोण बनाया मैंने दोनों तरफ, और 23.5 डिग्री के अक्षांशों को मिला दिया तो एक रेखा बन गई। कौन सी? कर्क रेखा। इसको कर्क रेखा नाम इसलिए दिया गया क्योंकि सूर्य कर्क राशि में होता है। जब इस पर क्या पड़ती है? सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, तो ये नाम इसलिए पड़ा है, ये बताऊंगा मैं आपको।
66.5 वाले को बोलते हैं आर्कटिक रेखा। सेम 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को बोलते हैं मकर रेखा और 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को बोलते हैं अंटार्कटिक रेखा। ये रेखाएं बहुत सारी ड्रा कर की जा सकती है और कितनी रेखाएं खींची गई हैं 179 भूमध्य रेखा समेत। अब 2 कम क्यों हुए? क्योंकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव रेखा नहीं, ये सिर्फ क्या है, एक बिंदु है। आगे बढ़ते हैं, अब इन रेखाओं के बारे में जानते हैं। यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। अक्षांश, देखिए अक्षांश को इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड, और अभी मैंने बताया अक्षांश क्या होता है, कोण होता है। सिंपल लैंग्वेज लिख रहा हूं, देखिए पृथ्वी पर भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर कह लीजिए, पृथ्वी पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में बना कोण क्या कहलाता है, अक्षांश कहलाता है। बिल्कुल सिंपल बताया। अर्थ के ऊपर इक्वेटर के साथ नॉर्थ या साउथ में, उत्तर या दक्षिण में जो कोण बना होता है अक्षांश कहलाता है। कुल अक्षांश कितने हैं, रट्टा नहीं मारना। देखिए कुल अक्षांश हैं 181। अगर हम इक्वेटर को भी माने, क्योंकि इक्वेटर भी एक एंगल है, कितना 0 डिग्री कह लीजिए, 90 उत्तर में 90 दक्षिण में और एक 0 डिग्री, तब जाकर क्या बना है 181 बना है। 181 अक्षांश है। समान अक्षांशों को मिलाने से क्या बन जाती हैं, रेखाएं बन जाती हैं। तो अक्षांश रेखाएं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अक्षांश रेखाएं, सबसे पहला पॉइंट, ये कौन सी दिशा में खींची गई है? पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व खींची गई रेखाएं। पृथ्वी के ऊपर पश्चिम से पूर्व खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, और ये सारी की सारी भूमध्य रेखा के समांतर होती है, एक दूसरे के समानांतर भी होती हैं। अगला पॉइंट क्या है, ये रेखाएं क्या होती हैं, ये रेखाएं समानांतर होती हैं, यानी कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा एक समान रहती है। जैसे देखिए ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, और ये 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऐसे बना दिया मैंने। अब इन दोनों के बीच में, प्रत्येक के बीच में अंतर कितना है, 1 डिग्री का है, और 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर के बराबर होता है, 111 किलोमीटर के बराबर होता है। तो आपसे पूछ लेगा 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। हमेशा 2 अक्षांश रेखाओं के बीच का अंतर कितना होता है, 1 डिग्री का होता है, 1 डिग्री अक्षांश कह लीजिए। और 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर के बराबर होता है, 111 किलोमीटर के बराबर होता है। यानी कि अक्षांश रेखाएं जो हैं वो कैसी होती है, समांतर होती है, उनके बीच की दूरी हमेशा एक समान रहती है, और कितनी दूरी होती है, 111 किलोमीटर। अब एक और पॉइंट है, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र है, यानी कि 2 लैटिट्यूड के बीच का जो रीजन है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, कटिबंध कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसे जोन। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, कटिबंध कहलाता है। अब एग्जाम के अंदर कौन सी अक्षांश रेखाओं के बारे में पूछा जाता है, ये मैंने डायग्राम में शो कर रखा है। ये मुख्य अक्षांश है, 5 मुख्य अक्षांश बनते हैं, और एक उत्तरी ध्रुव, दूसरा कौन सा है, दक्षिणी ध्रुव। इन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए
अब एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछता है, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा, सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है? तो इस डायग्राम से दिखाई दे रहा है सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे, उत्तर या दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ेंगे, भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो भी बताऊंगा मैं आपको। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की तरफ जाएंगे तो अक्षांश रेखाओं का आकार छोटा होता जाएगा। ये देखिए, ये कितनी बड़ी है, ये छोटी होती जा रही है, और भी छोटी और भी छोटी, और यहाँ जाकर एक बिंदु बन जाता है। तो अक्षांश रेखाएं समानांतर जरूर होती है, लेकिन सभी अक्षांश रेखाएं बराबर नहीं होती, उनकी लंबाई एक समान नहीं होती। सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है? विषुवत रेखा। तो यहाँ पॉइंट लिख रहा हूं मैं, सबसे लंबी या बड़ी अक्षांश रेखा। और देखिए दोस्तों, ये सारी काल्पनिक है, इमेजिनरी लाइन है, ये वास्तविक नहीं है, ठीक है। किसी स्थान की स्थिति का पता लगाने के लिए और उसके मौसम तापमान को कोऑर्डिनेट बनाने के लिए इनको ड्रा किया गया। सबसे लंबी या बड़ी अक्षांश रेखा, तो जवाब क्या होगा? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, या फिर हिंदी में बोलते हैं, एक और नाम है इसका विषुवत रेखा, इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर। ये सबसे लंबी है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे लंबी या बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी? भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी के सेंटर से गुजरती है। जैसे जैसे आपसे पेपर में पूछेगा, यदि हम भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ जाएं या दक्षिण की तरफ जाएं, अक्षांश रेखाओं के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है, बढ़ता है, एक समान रहता है, या कोई परिवर्तन नहीं होता है? ये कह लीजिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, जो पोल है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है, अगर हम भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ जाएंगे या नीचे की तरफ जाएंगे, अक्षांश रेखाएं छोटी होती जाती हैं और 90 डिग्री पर जाकर क्या बन जाती है? एक बिंदु बन जाती है, रेखा नहीं रहती। भूमध्य रेखा विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं का आकार घटता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएं तो इनका साइज छोटा होता जाता है। तो यहाँ हमने जाना कि अक्षांश सिर्फ एक कोण होता है जो विषुवत रेखा के साथ उत्तर या दक्षिण में बना होता है। समान अक्षांशों को मिला दो तो रेखाएं बन जाती हैं, उनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं या लैटिट्यूड लाइंस, जो एक दूसरे के समानांतर होती हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? कटिबंधिया जोन कहलाता है। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आपने एग्जाम में ग्लोब के ऊपर देखा होगा, रेखाओं की बजाय ऐसे सर्कल से ड्रा कर रखे, ऐसे ग्लोब के ऊपर, ऐसे कह लीजिए, ऐसे, इनको हम वृत्त बोलते हैं। और बिल्कुल सही है। देखिए, अक्षांश एक कोण था, समान अक्षांशों को मिला दिया तो क्या बन गया? रेखाएं बन गई। लेकिन अगर हम इन रेखाओं को, अक्षांश रेखाओं को हम डायमीटर मानकर क्या बना सकते हैं? सर्कल ड्रा कर सकते हैं। जैसे ऐसे वृत्त बना सकते हैं, ऐसे ऐसे, इस तरह से प्रत्येक अक्षांश के चारों तरफ ऐसे वृत्त बनाया जा सकता है, इस तरह से। ऐसे बहुत सारी 179 लाइन ड्रा करेंगे हम, उनके चारों तरफ सर्कल बनाए जा सकते हैं, ऐसे, इस तरह से। इस तरह से। अब एक क्वेश्चन है, देखो इंग्लिश में पढ़ा होगा, इसको आर्कटिक रेखा नहीं पढ़ते, क्या बोलते हो आप? आर्कटिक सर्कल। तो अक्षांश क्या होता है? कोण भी होता है, रेखा भी होता है, और साथ में क्या होता है? एक सर्कल भी होता है। और कैसा सर्कल होता है? आधा सर्कल होता है, पूरा? बिल्कुल सही, पूरा सर्कल होता है। यानी कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है? पूर्ण वृत्त होती है।
अब आपसे पेपर में क्वेश्चन क्या पूछेगा, पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है। देखिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अक्षांश एक पूर्ण वृत्त होता है। देखो सबसे पहले हमने कोण बनाए और कोण को मिला दिया तो क्या बन गई, रेखाएं बन गई। उन रेखाओं को व्यास मानकर सर्कल बनाए जा सकते हैं, और ये सर्कल भी कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं, वास्तविक नहीं होते। एक पूर्ण वृत्त है। और अगला पॉइंट क्या है, पृथ्वी पर वृत्त भी कितने, जितनी रेखाएं उतने वृत्त होंगे। अक्षांश वृत्त, लैटिट्यूड सर्कल कितने हैं, तो जवाब कितना होगा, जितनी रेखाएं हैं 179। अब क्वेश्चन ये है कि सबसे बड़ा सर्कल कौन सा अर्थ के ऊपर। ये क्वेश्चन यूपीएससी, एसएससी, रेलवे हर एग्जाम में पूछा जाता है कि पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है, जो सबसे बड़ी रेखा होगी। और सबसे बड़ी रेखा कौन सी है, भूमध्य रेखा, यानी कि विषुवत वृत्त। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त, तो जवाब क्या होगा, विषुवत वृत्त। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, अगर हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएं तो रेखाओं का आकार छोटा होता है। अगर रेखाओं का आकार छोटा होता जा रहा है तो सर्कल भी क्या होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे। तो पॉइंट बन गए यहां पर, अक्षांश वृत्तों का आकार घटता है जब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ा जाए। अगर हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे, सर्कल भी छोटे होते जा रहे हैं। देखो कितना, सबसे बड़ा सर्कल ये छोटा होता जा रहा है, ये छोटा, ये और भी छोटा, और ध्रुवों पर जाकर क्या बन जाते हैं, बिंदु बन जाते हैं। तो तीन बातें हमने जानी हैं। अक्षांश एक कोण होता है जो भूमध्य रेखा के साथ उत्तर या दक्षिण में बना होता है। उन समान अक्षांशों को मिला दे तो रेखाएं बन जाती हैं, अक्षांश रेखाएं समानांतर होती है। फिर तीसरा, उन रेखाओं को हम व्यास मानकर क्या बना सकते हैं, वृत्त बना सकते हैं। तो अक्षांश एक वृत्त भी होता है, अक्षांश एक रेखा भी होती है जो पैरेलल होती है, और अक्षांश एक्चुअल में क्या होता है, एक कोण होता है। अब हम जानेंगे एक एक रेखाओं के बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट जो रेखा है वो है आपकी भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। पूछेगा किस देश से गुजरती है, कौन सी नदी, इनको दो दो। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, भूमध्य रेखा के बारे में। भूमध्य रेखा इसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा, इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर। और इसका एंगल कितना होता है, 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर कहते हैं। अब इसके बारे में तमाम बातों को जानते हैं। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि पृथ्वी पर वो कौन सा अक्षांश है जिसकी दोनों ध्रुवों से समान दूरी है। दोनों ध्रुवों से, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से समान दूरी पर कौन सा स्थित है, तो जवाब क्या होगा, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा की दक्षिण ध्रुव से भी दूरी समान है और यहाँ से भी समान है, क्योंकि पृथ्वी के बीचों बीच गुजरता है। तो देखो इसके बारे में पॉइंट बता रहा हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा, ये मैंने बता दिया। दूसरा, सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है, विषुवत वृत्त, जो भूमध्य रेखा के चारों ड्रा किया जाता है। ठीक है, इक्वेटोरियल सर्कल। अगला पॉइंट देखिए, दोनों ध्रुवों से यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर स्थित अक्षांश, यानी कि पृथ्वी के बिल्कुल बीच में कौन सा अक्षांश है, पृथ्वी के बिल्कुल बीच में कौन सा अक्षांश है, या कौन सा अक्षांश पृथ्वी के सेंटर से गुजरता है, तो जवाब क्या होगा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
फिर अगला पॉइंट क्या है, दिस इज, देखिए अब अगला पॉइंट ये है कि इसको विषुवत रेखा क्यों बोलते हैं। ध्यान से सुनना है इस चीज को। जो भूमध्य रेखा है, जैसे ये हमारी अर्थ हो गई, इसके बीचों बीच क्या है, भूमध्य रेखा, ये हमारी भूमध्य रेखा हो गई। अब देखिए भूमध्य रेखा पर पूरे वर्ष, भूमध्य रेखा पर वर्ष भर, पूरे ईयर कह लीजिए, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। वो कौन सा अक्षांश है जहां पर पूरे वर्ष सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तो जवाब क्या होगा, भूमध्य रेखा। अब जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तब क्या हो जाता है, दिन रात बराबर हो जाते हैं, दिन और रात क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है, पूरे वर्ष भर भूमध्य रेखा पर होता है। भूमध्य रेखा एक ऐसी अक्षांश रेखा है जहां पर पूरी साल दिन रात की अवधि बराबर होती है। फिर एक अगला पॉइंट है, 2 दिन ऐसे आएंगे जब पूरी पृथ्वी के ऊपर, कंप्लीट अर्थ के ऊपर 2 डेट ऐसी हैं जब पूरी पृथ्वी के ऊपर दिन रात बराबर हो जाते हैं। एक तो है आपका 21 मार्च और दूसरा है 23 सितंबर। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन रात की अवधि क्या हो जाती है, बराबर होती है। लेकिन भूमध्य रेखा पर पूरी साल दिन रात बराबर होते हैं और पूरी पृथ्वी पर सिर्फ 2 ही डेट हैं जब दिन रात बराबर होंगे, 21 मार्च और 23 सितंबर। अब इसको विषुवत इसलिए बोलते हैं, देखो ज्योग्राफी के अंदर दिन रात का बराबर होना क्या कहलाता है, इक्विनोक्स कहलाता है। और इक्विनोक्स से क्या बना, इक्वेटर बना। और इस इक्वेटर को या इक्विनोक्स को हिंदी में बोलते हैं विषुव, और विषुव को बोलते हैं विषुवत। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपसे ये पूछेगा विषुव या इक्विनोक्स की घटना कहाँ पर घटती है, यानी कि दिन रात कहाँ पर बराबर होते हैं, तो जवाब क्या होगा, भूमध्य रेखा। ये ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। अब देखिए जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो गर्मी ज़्यादा होगी, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सा अक्षांश है, वो कौन सी अक्षांश रेखा है जहाँ पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है। यानी कि भूमध्य रेखा के ऊपर जो अधिकतम तापमान है और जो न्यूनतम तापमान है उनका जो अंतर है वो सबसे कम होता है। यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर लगभग क्या हो जाते हैं, समान होते हैं, डिफरेंस बहुत कम होता है। दिन रात के तापमान में अंतर सबसे कम होता है। वो कौन सी रेखा पर होता है, भूमध्य रेखा पर होता है। यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, यानी कि जो स्थान भूमध्य रेखा के नज़दीक होगा वहाँ पर क्या होगी, गर्मी होगी। तो देखिए अब मैं इसके पॉइंट बनाता हूँ जो एग्जाम में क्रूशल है, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आप पूछता भी है। पहला पॉइंट तो ये बनता है भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें पूरे वर्ष लंबवत परपेंडिकुलर पड़ती हैं, बिल्कुल सिर के ऊपर पड़ती हैं, ऐसे पड़ती हैं। वो कौन सा अक्षांश है जहां पर पूरी साल सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है, तो जवाब क्या होगा, 0 डिग्री अक्षांश। ये भी आंसर है आपका, भूमध्य रेखा भी उत्तर सही है और विषुवत रेखा भी आपका आंसर सही रहेगा। पूरे वर्ष लंबवत पड़ती हैं। फिर इसकी वजह से क्या होगा, भूमध्य रेखा पर दिन रात के तापमान में अंतर न्यूनतम होता है। ये तो मैंने मेरी लैंग्वेज लिखवाई है, सिंपल लैंग्वेज ये वाली, लेकिन एग्जाम के अंदर ये पीसीएस का क्वेश्चन है जो बता रहा हूं, वो कौन सा अक्षांश है, वो कौन सी अक्षांश रेखा है जहां पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है, यानी कि टेम्परेचर में डिफरेंस कह लीजिए। तो जवाब क्या होगा, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, भूमध्य इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पृथ्वी की बिल्कुल बीच में, भू मैंने पृथ्वी, मध्य मैंने बीच कह लीजिए। भूमध्य रेखा
के ऊपर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है, न्यूनतम होता है। एग्जाम के अंदर ऐसे घुमाकर भी क्वेश्चन दे सकता है, जैसे ऑप्शन ऐसे देगा 0 डिग्री अक्षांश, नहीं ये नाम देगा, वो देगा आपको कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या उत्तरी ध्रुव। इसका अक्षांश 23.5 डिग्री नॉर्थ है, इसका अक्षांश कितना 23.5 डिग्री साउथ। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन। और भूमध्य रेखा कितना अक्षांश है 0 डिग्री, उत्तरी ध्रुव का कितना 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये 4 ऑप्शन पेपर में आते हैं और वो आपको क्या बोलेगा कि इनमें से वो कौन सा अक्षांश है जहां पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है। तो जवाब क्या होगा भूमध्य रेखा। एंगल में पूछे तो कितना एंगल है 0 डिग्री का। आगे बढ़ते हैं, आप इसको नोट कर सकते हो। देखिए दोस्तों, अब हम जानते हैं भूमध्य रेखा किन किन देशों से गुजरती है। भूमध्य रेखा गुजरती है, बहुत तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। कितने महाद्वीपों से गुजरती है, कितने महासागरों से गुजरती है, कितने देशों से गुजरती है। तो सबसे पहले देखो, आप सब जानते हो पृथ्वी पर 2 चीजें हैं, जमीन है और जल है। जो स्थल वाला भाग है, जमीन वाला भाग है, उसको महाद्वीप बोलते हैं, और जल वाला भाग जो है उसे बोलते हैं महासागर। तो सबसे पहला पॉइंट, 3 महाद्वीपों से गुजरती है, 3 महाद्वीपों से। भूमध्य रेखा 3 महाद्वीपों से गुजरती है, 3 कॉन्टिनेंट से पास होती है। वो कौन कौन से महाद्वीप हैं? एक है आपका दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका, एक आपका अफ्रीका और एक है एशिया। यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, 4 महाद्वीप देगा, पूछ लेगा इनमें से कहां से पास नहीं होती। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पेपर में आते हैं। ऐसे ऑप्शन देगा वो आपको उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एक एशिया। ABCD, ये 4 ऑप्शन देगा। इनमें से किस महाद्वीप से इक्वेटर पास नहीं होता? तो जवाब क्या होगा, भूमध्य रेखा नहीं गुजरती। कहाँ से नहीं गुजरती? उत्तर अमेरिका से नहीं गुजरती। ये आपका आंसर बन जाएगा। ये दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप से गुजरती है। फिर अगला पॉइंट देखिए, ये कितने महासागरों से गुजरती है? 3 महासागर से गुजरती है। ये 3 ओशन से पास होती है। वो कौन कौन से महासागर है जिससे ये भूमध्य रेखा गुजरती है? एक तो आपका पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, जो सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है, प्रशांत महासागर। दूसरा है अटलांटिक महासागर, जिसको अंध महासागर भी बोलते हैं, अटलांटिक महासागर। और तीसरा है हिंद महासागर। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, इनसे ये गुजरती है। 3 महाद्वीप और 3 महासागरों से गुजरती है। अब बात करते हैं देश, कितने देशों से गुजरती है? 13 देशों से गुजरती है। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा 13 देशों से गुजरती है, 13 देशों से गुजरती है। अब पेपर में देशों की संख्या नहीं पूछता कभी भी, वो हमेशा क्या पूछेगा, 4 देशों के नाम देगा, 4 कंट्रीज के नाम देगा, कहेगा किन में से भूमध्य रेखा पास नहीं होती। तो देखिए, अब बात करते हैं किन किन देशों से गुजरती है। इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद किया जाएगा। आप इसको नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका।
भूमध्य रेखा 13 देशों से गुजरती है, देशों से गुजरती है। 13 देशों को याद करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक ट्रिक के माध्यम से इसको याद किया जा सकता है। मैं ट्रिक बता रहा हूं, देखिए। क्रिकेट का जन्मदाता कौन है? इंग्लैंड। इंग्लैंड को क्रिकेट का जनक कहा जाता है, और इंग्लैंड में क्रिकेट बोर्ड है जिसको बोलते हैं इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड। तो याद करने की ट्रिक है, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड यूके वाला सीजीएस सिस्टम यूज करता है। सीजीएस क्या होता है? सीजीएस एमकेएस फिजिक्स के अंदर 2 मेजरमेंट के सिस्टम होते हैं। तो देखिए यहाँ ट्रिक बता रहा हूँ, एक ही लाइन में है। ईसीबी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड यूके वाला सीजीएस सिस्टम यूज करता है। ये एक लाइन है, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड यूके वाला सीजीएस सिस्टम यूज करता है। ये 13 देश हैं जहां से इक्वेटर पास होता है। अब मैं एक एक को लेता हूं, मैं इसको ऐसे खोल देता हूं, जैसे इसको ऐसे थोड़ा सा खुला लिख देता हूं, ईसीबी यूके वाला सीजीएस सिस्टम यूज करता है। मैंने इसको थोड़ा खुला लिख दिया। अब देखो, इसको एक एक को बताता हूं मैं। ई से बनता है इक्वेडोर, ई से बनता है इक्वेडोर, और इक्वेडोर कहां पर है? दक्षिण अमेरिका में। सी से बनता है कोलंबिया, ये भी दक्षिण अमेरिका में, और बी से बनता है ब्राजील। ये तीनों देश कहां पर हैं? दक्षिण अमेरिका में। कौन से महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका में है। और आपको फंसाने के लिए वो क्या देगा पेपर में? एग्जाम का क्वेश्चन बताता हूँ, यूपीएससी ने पूछा था आईएएस पेपर में, बहुत पहले 1997 की बात है। उसने क्या पेपर में दिया था? पेपर में दिया था कोलंबिया, ब्राजील, अर्जेंटीना, और एक दिया था इक्वेडोर। ये 4 ऑप्शन में दिए थे। यूपीएससी ने बहुत पहले की बात है क्वेश्चन पूछा था कि किस देश से भूमध्य रेखा विषुवत रेखा नहीं गुजरती, तो जवाब क्या बन जाएगा? अर्जेंटीना। क्योंकि 3 देश दक्षिण अमेरिका में, हालांकि दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना भी आता है, लेकिन अर्जेंटीना से ये पास नहीं होती। ठीक है, तो इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, दक्षिण अमेरिका। यू से बनता है आपका युगांडा, जो कहां पर है? अफ्रीका महाद्वीप में है। और के से बनता है क्या? केन्या। आगे बढ़ते हैं। सी से बनता है आपका, देखो सी से 2 देश बनते हैं। सी से बनता है वैसे कांगो, और यहां पर एक तो है कांगो गणराज्य, कांगो रिपब्लिक, और एक है कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। ये 2 देश हैं। सी से बनता है कांगो, एक कांगो गणराज्य, एक क्या है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। जी से बनता है गेबोन, और एस से बनता है सोमालिया, सोमालिया। और ये एस वाई जो है, इससे बनेगा साओ टोम और प्रिंसिप, ये भी एक देश है। कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। जी से बनता है गेबोन, एस से बनता है सोमालिया, एस वाई से बना साओ टोम और प्रिंसिप। आगे देखिए, के आर से बनता है किरीबाती, एक आइलैंड है ये कह लीजिए, किरीबाती। और जो आई है सबसे लास्ट में, आई से बनता है इंडोनेशिया। तो देखिए ये वो देश हैं जहां से इक्वेटर पास होता है। इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, युगांडा, केन्या,
कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, गेबोन, सोमालिया, साओ टोम प्रिंसिप, किरिबाती और इंडोनेशिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा एक बच गया, जो एम है, इस एम से बनेगा मालदीव, इस एम से बनेगा मालदीव, सॉरी एशियाई कंट्री है। जो सिस्टम है, सिस्टम का एस वाई से बना दिया मैंने साओ टोम और प्रिंसिप, और एम से बना दिया क्या, मालदीव। मालदीव एशियाई देश है, हमारा दक्षिण का पड़ोसी है। और सबसे लास्ट में है आई, आई से बनता है इंडोनेशिया। तो ई से इक्वेडोर, सी से कोलंबिया, बी से ब्राजील, यू से युगांडा, के से केन्या। वाला जो है ये साइलेंट रहता है इसमें। सी से बनता है कांगो गणराज्य और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, जी से बनता है गेबोन, एस से सोमालिया, और एस वाई से बन गया साओ टोम और प्रिंसिप। और एम, जो सिस्टम का लास्ट वाला एम है, इस एम से बना दिया क्या, मालदीव। और के आर से बन गया किरिबाती, और है का आई जो है, आई से बन गया क्या, इंडोनेशिया। तो वो 13 देश जहां से इक्वेटर पास होता है, भूमध्य रेखा गुजरती है, उसको याद करने की ट्रिक क्या है, ईसीबी यूके वाला सीजीएस सिस्टम यूज करता है। मैंने एक एक वर्ड को, एक एक अल्फ़ाबेट को डिकोड कर दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं इसको हटा रहा हूं यहां से। देखिए अब हम बात करते हैं, लास्ट पॉइंट है भूमध्य रेखा के ऊपर। वो कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। देखिए ये हमारी पृथ्वी है, इसके बीचों बीच क्या, भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा। और यहाँ पर ये ऐसे अफ्रीका महाद्वीप है, और अफ्रीका महाद्वीप के अंदर कांगो एक देश है कह लीजिए, वहाँ पर एक रिवर है, कांगो रिवर। और वो कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार कट करते, एक बार तो ऐसे, फिर ऐसे, और नदी का नाम क्या है, कांगो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस नदी को जायरे भी कहा जाता है। तो बहुत बार पेपर में आता है, वो कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो जवाब क्या होगा, कांगो नदी। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ये था इक्वेटर के बारे में। इक्वेटर से जुड़े हुए, भूमध्य रेखा से जुड़े हुए तमाम क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, को जो भूमध्य रेखा है इसका एक रोल और है। भूमध्य रेखा अफ्रीका महाद्वीप को 2 भागों में बांटती है। वो कौन सा अक्षांश है जो अफ्रीका को 2 भागों में बांटता है। हालांकि अफ्रीका महाद्वीप से 3 रेखाएं गुजरती है, 3 मेन रेखाएं गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन। ये तीनों पास होते हैं कहाँ से, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरते हैं। वो कौन सा महाद्वीप है जहाँ से तीनों मुख्य अक्षांश गुजरते हैं, ये पेपर में बहुत बार आता है। मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा एवं मकर रेखा, तीनों सबसे इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों अक्षांश कहां से गुजरते हैं, अफ्रीका महाद्वीप से गुजरते हैं, अफ्रीका महाद्वीप से गुजरते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिससे तीनों मुख्य अक्षांश गुजरते हैं, वो कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तीनों ऑप्शन में देगा, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या आर्कटिक रेखा, जिसको आर्कटिक सर्कल भी बोलते हैं, या अंटार्कटिक, सॉरी।
कहेगा इनमें से कौन सा अक्षांश है जो अफ्रीका को दो भागों में बांटता है, अफ्रीका को विभाजित करता है। तो जवाब क्या होगा, भूमध्य रेखा, विषुवत कह लीजिए, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा अफ्रीका महाद्वीप का विभाजन करती है, अफ्रीका महाद्वीप का विभाजन करती है, विभाजन करती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बीच से कौन सा गुजरता है, भूमध्य ही गुजरता है, किससे, अफ्रीका महाद्वीप के बीचों बीच गुजरता है। अब बात करते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा की, क्योंकि ये तीनों बहुत ज्यादा पेपर में आते हैं। कर्क रेखा, देखिए कर्क रेखा का रोल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एंगल जो है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ये हमारी कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा है, और ये कर्क रेखा भारत के बीचों बीच भी गुजरती है। जो हमारा इंडिया है उसके बीचों बीच गुजरती है कौन सी रेखा, कर्क रेखा। ये है आपकी कर्क रेखा। तो देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। एक पॉइंट तो ये आता है कि कर्क रेखा कौन से गोलार्ध में स्थित है, भूमध्य रेखा के उत्तर में क्या है, उत्तरी गोलार्ध। कर्क रेखा का कोण क्या है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं क्या, कर्क रेखा। अब कर्क रेखा कहाँ पर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी, क्योंकि उत्तर लगा ना अक्षांश के आगे, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब इंपॉर्टेंट चीज है क्या है, कर्क रेखा जो है ये भी 3 महाद्वीपों से गुजरती है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा, कर्क रेखा 3 महाद्वीपों से गुजरती है। वो 3 महाद्वीप कौन कौन से हैं, पहला है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दूसरा है अफ्रीका, देखो अफ्रीका से तो तीनों पास होते हैं, और तीसरा है एशिया। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये कितने देशों से गुजरती है। इसको लेकर किताबों में, बुक्स के अंदर कह लीजिए या नेट के ऊपर बहुत ज़्यादा आंकड़े जो है मिस मैच कर रहे हैं, मैच नहीं कर रहे, लेकिन जो ऑथेंटिक है वो क्या है, 17 देशों से गुजरती है। जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा 17 देशों से गुजरती है। मैंने ये आंकड़ा पीसीएस का लिया है, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि कर्क रेखा कितने देशों से गुजरती है, 17 देशों से गुजरती है। उन देशों के नाम आपको मैं बताऊंगा। उन 17 देशों में एक हमारा देश इंडिया भी है। जो 17 देश हैं उनमें हमारा इंडिया भी है। इंडिया के बीचों बीच ये गुजरती है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है। अब एक क्वेश्चन पूछता है, कौन सा अक्षांश है, वो कौन सी अक्षांश रेखा है जो भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। भारत से कौन सा अक्षांश गुजरता है, तो अक्षांश अगर एंगल पूछे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, रेखा का नाम क्या है, कर्क रेखा। ये भारत समेत 17 देशों से गुजरती है। और कितने महाद्वीप है, उत्तर अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप। अब बात करते हैं जिन देशों से गुजरती है उन देशों की ट्रिक आपको बता रहा हूँ। देखिए मैं इसको, आप इसको नोट कर सकते हो। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। जिन देशों से कर्क रेखा गुजरती है वो देश बहुत ज़्यादा है।
उनको याद करने की एक ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे आपका किसी के पास फ़ोन आता है या आप किसी के पास फ़ोन करते हो, तो अचानक आपका बैलेंस ख़त्म हो जाता है, जिससे आपका फ़ोन क्या हो जाता है, कट जाता है, यानी कि मोबाइल आपका क्या हो जाता है, कट गया। ठीक है, तो ट्रिक बता रहा हूँ आपको। कर्क रेखा पर स्थित देश, तो देखिए एक ट्रिक है, उस ट्रिक के माध्यम से ही इसको याद करेंगे। दो पार्ट में करें इस ट्रिक को। मोबाइल, अचानक आपका मोबाइल कट जाता है, फ़ोन कट जाता है। मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, पूरा मोबाइल नहीं लिख रहा है इसको। मोब इज कट। अब देखिए मोब इज कट। अब ये जो लिखा है मैंने, ये एशिया के देश, एशियाई देश, जिन एशियाई देशों से कर्क रेखा गुजर रही है उनकी ट्रिक है। एम से बनता है म्यांमार, म्यांमार, जिसको पहले बर्मा कहते थे। आपने नाम सुना होगा, मेरे पिया गाना सुना होगा, मेरे पिया गए रंगून वहाँ से किया है टेलीफोन। वो जो रंगून है वो यहीं पर है, म्यांमार। ओ से बनता है ओमान, बी से बनता है क्या, बांग्लादेश। ये आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि हमारा बांग्लादेश जैसा, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, ये हमारे पड़ोसी देश भी हैं। और यहीं से ज्योग्राफी बनाकर आपसे पूछेगा। एम से म्यांमार बन गया, ओ से ओमान, बी से बांग्लादेश, आई से बन गया इंडिया, दैट इज भारत। एस से बन गया सऊदी अरब, सऊदी अरब। सी से बन गया चाइना, चीन। यू से बन गया यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। और लास्ट में टी से बन गया ताइवान। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वो एशियाई देश है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। कर्क रेखा एशिया के इन देशों से गुजरती है। इनकी संख्या कितनी है, 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पेपर में क्वेश्चन क्या पूछेगा, मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ। वो पेपर में लिखेगा पाकिस्तान, देखिए ए ऑप्शन, बी लिखेगा बांग्लादेश। पाकिस्तान की बजाय यार कोई अच्छा लो, जापान, बांग्लादेश, सी चीन और डी ताइवान। वो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से किस देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो पेपर में हालात पतले हो जाएंगे अगर आपको ये याद नहीं किया। तो आंसर क्या बन जाएगा, जापान। जापान से नहीं गुजर रही, बांग्लादेश से गुजर रही है, चीन से भी गुजर रही है और ताइवान से भी गुजर रही है। तो एशियाई देश जिनसे कर्क रेखा गुजरते हैं वो है म्यांमार, ओमान, बांग्लादेश, इंडिया, सऊदी अरब, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। सी से चाइना और टी से बन गया ताइवान। ये तो हो गए एशियाई देश। फिर बात करते हैं अफ्रीकी देश। एक तो ट्रिक ये है क्योंकि 17 देश है ना। दूसरा पार्ट है इस ट्रिक का, सेकंड, अफ्रीकी देश। देखो इसके लिए भी मैं क्या कर रहा हूं, एक कोड वर्ड का यूज कर रहा हूं, नेम WML, नेम WML, WML। देखो ये कंप्यूटर में यूज होता है, नेम WML। ये वो देश हैं, अफ्रीकी देश, जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा गुजरती है। एन से क्या बनेगा, एन से बनता है नाइजर, ए से बनता है अल्जीरिया, एम से बनता है क्या, मैरिटोनिया, मैरिटोनिया। ई से बनता है इजिप्ट, और इजिप्ट को हम क्या बोलते हैं, मिस्र, नील नदी की देन कह लीजिए। नेम के अंदर 4 देश आते हैं जिनसे कर्क रेखा गुजर रही है। नेम
एक तो नेम याद करोगे, आप नाम कह लीजिए WML, ये कंप्यूटर से जुड़ी एब्रीवेशन है। नाइजर, ए से अल्जीरिया, एम से मैरिटोनिया, ई से इजिप्ट यानी कि मिस्र। डब्लू से बनता है वेस्टर्न सहारा, डब्लू से बनता है वेस्टर्न सहारा, इसको बोलते हैं पश्चिमी सहारा। अब बताता हूं आपको 18 देश क्यों बता रहा है वो। बहुत सारी किताबें, बहुत सारी बुक्स या नेट के ऊपर 18 देश भी दिखाई देंगे आपको। जो पश्चिमी सहारा है, एक देश है मोरक्को, आपने सुना होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा। मोरक्को एक अफ्रीकी देश है जहां से अब इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता ने रेहला पुस्तक लिखी थी, ठीक है। तो जो मोरक्को देश है उसकी टेरिटरी है। जिस तरह से चीन किसको कंट्रोल करता है, तिब्बत को कंट्रोल करता है, इसी तरह से पश्चिमी सहारा को कंट्रोल कौन कर रहा है, मोरक्को कर रहा है। और बहुत सारी किताबों में मोरक्को भी साथ में जोड़ देता है। एक्चुअल में कहाँ से गुजरती है, पश्चिमी सहारा से गुजरती है। एम से बनता है माली और एल से बनता है लीबिया। तो देखिए, नाइजर, अल्जीरिया, मैरिटोनिया, मिस्र, पश्चिमी सहारा, माली और लीबिया, ये वो देश हैं, अफ्रीकी देश, जहां से कर्क रेखा गुजरती है। अब बच गया क्या, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के दो देश हैं, एक तो है मैक्सिको और दूसरा है बहामास, जहां से क्या गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। तो यहां लिख रहा हूं तीसरा, एक देश है मैक्सिको और एक है आपका बहामास। और ये दोनों देश कहां पर स्थित हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दो देश हैं, मैक्सिको और बहामास। तो इन देशों से कर्क रेखा गुजरती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। देखिए, अब इसको रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और पॉइंट बच गया इसमें। आपने सुना होगा कर्क संक्रांति, आपने इंग्लिश में सुना होगा समर सोल्स्टिस, और आपने ये भी सुना होगा 21 जून, जिसको हम सबसे बड़ा दिन मानते हैं। लेकिन वो पूरी पृथ्वी का सबसे बड़ा दिन नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ 21 जून किसका बड़ा दिन होता है, उत्तरी गोलार्ध का। ऐसा क्यों होता है, देखिए 21 जून को कर्क रेखा सूर्य के सामने होती है, सूर्य के सामने होती है। जब सूर्य के सामने आएगी, क्योंकि पृथ्वी अपनी कक्षा पर और अपने अक्ष पर दोनों जगह पर झुकी हुई है, टिल्ट है कह लीजिए, तो कर्क रेखा पर जब सनलाइट ऐसे सीधी पड़ेगी, वो डेट कौन सी है, 21 जून। 21 जून को कर्क रेखा सूर्य के सामने होती है, जिससे सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। और इस घटना को कर्क संक्रांति कहते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, उस घटना को कर्क संक्रांति बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं समर सोल्स्टिस। देखो, रट्टा नहीं माना, समर मैंने क्या होती है, गर्मी, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में उस समय क्या होती है, गर्मी होती है। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्रीष्म अयनात। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा ग्रीष्म अयनात कब होता है, कर्क संक्रांति कब होती है, तो जवाब क्या होगा, 21 जून। और देखिए, उस समय उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, गर्मी होती है, और दक्षिण गोलार्ध में क्या होती है, सर्दी होती है। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, जिसकी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और उस घटना को हम बोलते हैं कर्क संक्रांति। और उस दिन 12 बजे के आसपास कर्क रेखा पर स्थित कुछ स्थानों पर छाया नहीं बनती, कुछ चीज़ों, कुछ सेकंड के लिए कह लीजिए। 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है।
उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। अब लास्ट पॉइंट देखिए, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है और भारत का यहाँ पर राज्य है कौन सा? गुजरात। पेपर में क्वेश्चन पूछता है वो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो जवाब होगा माही रिवर, माही नदी कह लीजिए। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार कट करती है। अब लास्ट में बचा है आपका क्या? मकर रेखा। इसको भी कंप्लीट करते हैं। आप इसको नोट कर, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। पेपर में बहुत बार आता है कर्क संक्रांति कब होती है? 21 जून को। 21 जून का मतलब क्या है? जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, उस घटना को कर्क संक्रांति कहा जाता है। समर सोल्स्टिस, गर्मी होती है उस समय, हिंदी में बोलते हैं इसे ग्रीष्म अयनात, समर सोल्स्टिस को। और माही नदी जो गुजरात में है कर्क रेखा को 2 बार कट करती है। अब इसके बाद अंतिम जो आपका अक्षांश है सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपका मकर रेखा। देखो थोड़ा सा बता देता हूँ, इसको आर्कटिक रेखा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आर्कटिक ओशन से गुजरती है और इसका एंगल कितना? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसको अंटार्कटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अंटार्कटिका से क्रॉस करती है। मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन मकर रेखा, और इसका अक्षांश कितना है? ये दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये कौन से गोलार्ध में है? दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। जो मकर रेखा है, मकर रेखा भी 3 महाद्वीपों से गुजरेगी। वो महाद्वीप कौन से हैं वो देखिए आप। 3 महाद्वीपों से गुजरती है मकर रेखा, 3 महाद्वीपों से गुजरती है। वो महाद्वीप कौन कौन से? एक तो है दक्षिण अमेरिका, दूसरा है अफ्रीका, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया। संसार का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, वहां से कौन सा अक्षांश गुजरता है? मकर रेखा। अब देखिए कितने देशों से मकर रेखा गुजरती है। मकर रेखा 10 देशों से गुजरती है। मकर रेखा 10 देशों से गुजरती है। मकर रेखा कितने देशों से गुजरती है? 10 देशों से गुजरती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए वो देश कौन कौन से हैं। जिन देशों से मकर रेखा गुजरती है उनकी एक ट्रिक बता रहा हूं आपको मैं। ट्रिक का नाम है, देखिए अगर आपको पंजाब से मुंबई जाना है, जैसे कपिल शर्मा अमृतसर से बिलोंग करते हैं, वो मुंबई जाना है उनको, तो वो कैब करेंगे। तो एक कैब जो है पंजाब से चलकर कहाँ आई? मुंबई आई। तो इसकी ट्रिक है कैब, CAB कैब, पंजाब PNB, ये पंजाब है। कैब पंजाब से कहाँ पर आई? मुंबई आई। छोटी सी ट्रिक है ये, उन देशों की ट्रिक है जहाँ से मकर रेखा गुजरती है। तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा खुला लिख रहा हूँ, कैब PNB से मुंबई आई। अब देखिए सी, जो सी है, सी से बनता है चिल्ली, और चिल्ली का मतलब क्या होता है? मिर्च। देखिए जो चिल्ली है, चिल्ली का अर्थ क्या होता है? मिर्च। जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसमें बिल्कुल तटीय एक देश है जो जिसकी आकृति चिल्ली की जैसी है, मिर्च की जैसी है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? चिल्ली पड़ गया। ए से बनता है आपका अर्जेंटीना, ए से क्या बनता है? अर्जेंटीना, और बी से क्या बनता है आपका? बी से बनता है ब्राजील। तो दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन बन गया, ब्राजील एक ऐसा देश है जहां से भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों पास होती है। ब्राजील से भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों पास होती है। पी से बनता है पैराग्वे,
एन जो है, एन से बनेगा नामीबिया, और इस बी से बनेगा बोत्सवाना, बी से क्या बनेगा बोत्सवाना, और एस ई से बनेगा साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। मैं फिर बताता हूं, सी से बन गया चिल्ली, ए से अर्जेंटीना, बी से ब्राजील, पी से पैराग्वे, एन से नामीबिया, बी से बोत्सवाना, और एस ई से बन गया साउथ अफ्रीका। जो एम है, एम से दो देश बनेंगे, मेडागास्कर, मेडागास्कर, और एक बनेगा मोजाम्बिक, और ए आई से बन गया क्या ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए दोस्तों, ये 10 देशों से गुजर रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 10 देशों से मकर रेखा गुजरती है। ब्राजील एक ऐसा देश है जहां से मकर रेखा और भूमध्य रेखा दोनों पास होती है। लास्ट पॉइंट देखिए इसके ऊपर क्या है वो कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? अफ्रीका केंद्रीय नदी है, नदी का नाम है लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी जो अफ्रीका में है, मकर रेखा को 2 बार काटती है। यहां बता रहा हूं मैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो देखिए दोस्तों, बाकी जो बचा है इसमें वो इतना खास नहीं है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम आर्कटिक रेखा या आर्कटिक सर्कल बोलते हैं, क्योंकि ये आर्कटिक ओशन से गुजर रहा है, इसलिए इसका नाम है आर्कटिक रेखा। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। और इसी तरह से दक्षिण में जाएं, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक रेखा या अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं, क्योंकि ये अंटार्कटिक के ऊपर से गुजर रही है, इसलिए इसका इनाम पड़ा है। और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। ये थे हमारे लैटिट्यूड्स। दोस्तों, इसमें थोड़ा सा बचा है क्या जोन के बारे में, जो पृथ्वी के ऊपर कटिबंध है, जैसे उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध। जैसे आप हरियाणा के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि हरियाणा की ज्योग्राफी स्टार्ट करनी है, 2 लेक्चर के बाद हरियाणा की ज्योग्राफी ही पढ़नी है, इसलिए मैंने बेसिक बताया पहले। क्योंकि हम शुरू करेंगे देशांतर और अक्षांश से। हरियाणा का अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, हरियाणा की जलवायु कैसी है, वो तमाम चीज़ों के लिए हमें पता होना चाहिए हरियाणा की सिचुएशन क्या है, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भारत की सिचुएशन क्या है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम जोन के बारे में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, सिर्फ जोन और देशांतर पढ़ा जाएगा। उसके बाद जो तीसरा लेक्चर है, तीसरे लेक्चर से हम शुरू कर देंगे हरियाणा जीके का पहला पार्ट, जो है आपका हरियाणा की ज्योग्राफी, हरियाणा का भूगोल। बिल्कुल शुरू से हम स्टार्ट करेंगे उन चीज़ों को, ठीक है। तब तक के लिए